हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 17 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ संसाधन को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी सतत पोषणीय विकास का अर्थ ये होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना, जिसका फायदा ना केवल वर्तमान पीढ़ी यानी कि हमें हो, बल्कि जो हमारी आगे आने वाली भावी पीढ़ियां भी उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं। इसी को ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे उपाय तथा तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब कि वो सारे उपाय जिनसे कि संसाधन उचित मात्रा में उपयोग हो या उनका उपयोग बिल्कुल सही ढंग से हो, ऐसे उपाय व तकनीक संसाधन नियोजन कहलाते हैं। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया। देखिए 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कि राष्ट्राध्यक्ष जो आए उन्होंने मिलकर एक एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य क्या था? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी कहने का मतलब है कि सभी के हितों को समान होने चाहिए, सभी के हित और सभी की आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों के हिसाब से और सभी के सहयोग से जो भी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, गरीबी और रोगों से निपटना इस एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य था। फिर महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमारे पास तो व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से हम संसाधनों के न्यायपूर्ण उचित ढंग से प्रयोग करने पर बल दें, ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है सबसे ही महत्वपूर्ण संसाधन भूमि संसाधन। जैसा कि आपको पता है कि भूमि संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हम अपने जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं को इस भूमि पर ही करते हैं और भूमि का उपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। हर चीज़ में भूमि का उपयोग है, जैसे कि जितने भी वन क्षेत्र लगे हैं वो भूमि पर लगे हुए हैं। फिर कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, वो उनमें भी भूमि संसाधन है, वो उसका भी हम उपयोग करते हैं। पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी कितने जगहों पर ये हमारा जो भूमि संसाधन है वो बटा हुआ है। तो जब इतने बड़े इलाके में ये बटा हुआ है, फैला हुआ है, तो फिर इसका कुछ नुकसान भी होता होगा, ये खराब भी होता है। आखिर भू निम्नीकरण के क्या कारण है, यानी भूमि के खराब होने के क्या कारण है? जैसे कि खनन करना। हम क्या करते हैं, बहुत सारा खनन कर रहे हैं, नीचे से धातुएं निकाल रहे हैं और फिर उन्हें एज इट इज़ छोड़ देते हैं, उन्हें ढकते नहीं हैं, जिससे कि वो सारी जो ज़मीन है वो कैसी हो जाती है? खोखली हो जाती है। अतिचारण के कारण भी भूमि संसाधन खराब होते हैं, क्योंकि पशुओं को तो पता ही नहीं वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, तो वो कई बार जो उपजाऊ चीज़ें होती हैं जिनसे कि उपजाऊ शक्ति बढ़ती है उन्हें भी वो खा जाते हैं। अति सिंचाई, खूब पानी डालने से भी ज़मीन खराब हो रही है। औद्योगिक प्रदूषण, देखिए औद्योगिक प्रदूषण किस प्रकार जिम्मेदार है? जो उनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है, हालांकि वो तो वायु प्रदूषण करता है, लेकिन जो वेस्ट उनका निकलता है, केमिकल वेस्ट, ई वेस्ट, वो मिट्टी में मिलकर भूमि को और ज़्यादा खराब कर देता है। वन उन्मूलन होना, यानी जब वन सारे ही नष्ट हो गए तो अब वहाँ पे सपाट ज़मीन है, तो जब भी बाढ़ आएगी या फिर तेज़ हवा चलेगी तो मिट्टी की उपजाऊ परत एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो इससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण में किस प्रकार उत्तरदायी है, उदाहरण देके बताइए। अभी मैंने आपको समझाया भी है।
देखिए, औद्योगिक प्रदूषण भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित प्रकार से उत्तरदायी है। जैसे कि कल कारखानों की गतिविधियों के कारण भूमि की जो उर्वरता है, भूमि की उर्वरता कम होती है। जैसे कि कारखानों द्वारा निकाले गए, यहाँ पर लिखना है निकाले गए अपशिष्ट पदार्थ और रासायनिक पदार्थ आदि मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं, यानी उसकी क्वालिटी को कम करते हैं, जिससे कि भू निम्नीकरण होता है। फिर इसके बाद संसाधन नियोजन क्या है? देखिए, ऐसे उपाय व तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, संसाधन नियोजन कहलाता है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी एजेंडा 21 के उद्देश्य क्या क्या थे, उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो फिर हम कैसे करेंगे? देखिए, 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। और फिर चौथा प्रश्न ध्यान से समझिएगा, यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं बल्कि अपितु यह हमने आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिससे हमें उन्हें लौटाना है। इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि इससे सतत पोषणीय विकास कैसे हो सकता है। देखिए, किसी चीज़ का विरासत में मिलने का क्या अर्थ होता है कि हम ही उसका प्रयोग करेंगे, किंतु यदि हम ये मान के चलें कि जो हमें मिला वह विरासत नहीं बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी का उधार है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सभी संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से तथा योजना बनाकर खर्च करेंगे, ताकि उसका फायदा वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी मिले, और यही सतत पोषणीय विकास भी कहलाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आया है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने इस चैनल के सब्सक्राइबर को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।